हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द एनालिस्ट। मेरा नाम है आशीष केसरवानी। आई एम श्योर आप सब लोग को कच्चा थीवू आइलैंड के बारे में जानकारी होगी। हाल ही में पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर कच्चा थीवू आइलैंड्स को लेकर एलिगेशंस एंड काउंटर एलिगेशंस लगा रहे हैं। तो इसके पीछे पूरी स्टोरी क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा एक ट्वीट किया जाता है 31 मार्च को, जिसमें एक टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट को साइड करते हुए बताया जाता है कि किस तरह से कांग्रेस ने बेरहमी से कच्चा तीवू आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया था। वहीं नेक्स्ट डे एक दूसरा ट्वीट आता है जिसमें डीएमके को टारगेट किया जाता है, जिसमें नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि डीएमके हैज डन नथिंग टू सेफगार्ड तमिलनाडुज इंटरेस्ट। और जो नई डिटेल्स सामने निकल के आई हैं कच्चा तीवू को लेकर, उससे पता चलता है कि डीएमके के डबल स्टैंडर्ड्स तरह से हैं। तो इन सब के पीछे स्टोरी क्या है, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि कच्चा तीवू आइलैंड की लोकेशन क्या है। कच्चा तीवू आइलैंड इंडिया और श्रीलंका के बीच ये 285 एकड़ का एक छोटा और अनइनहेबिटेड आइलैंड है। इस आइलैंड में एक सेंट एंथनीज चर्च है जहां पर एनुअल फीस्ट सेलिब्रेशन के लिए लोग जाते हैं। आइलैंड की जो लेटेस्ट स्टोरी है वो स्टार्ट होती है तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई के द्वारा। एक्चुअली ये एक आरटीआई फाइल करते हैं और इस आरटीआई के इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छापा जाता है जिसमें बताया जाता है कि आरटीआई रिप्लाई सोज हाउ इंदिरा गांधी सीडेड आइलैंड टू श्रीलंका। किस तरह से इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को ये आइलैंड सौंप दिया है। इस रिपोर्ट में बताया जाता है कि श्रीलंका जब इंडिपेंडेंट हुआ था उसके बाद से कच्चा तीवू आइलैंड पे अपना क्लेम करना स्टार्ट कर देता है। और यही बताया गया है कि श्रीलंका की तरफ से ये बोला गया है कि इंडियन नेवी इस आइलैंड पे कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकती है, और अगर कोई एक्सरसाइज करना भी होगा तो श्रीलंका की परमिशंस लगेगी। हालांकि उसके बाद अक्टूबर 1955 में सिलोन एयरफोर्स यानी कि श्रीलंका का जो एयरफोर्स है, सिलोन यानी कि श्रीलंका का जो पुराना नाम है उसको सिलोन बोलते हैं, वो एक्सरसाइज कंडक्ट करती है इस आइलैंड पे। तो इंडिपेंडेंस के बाद 1950 से ही इंडिया और श्रीलंका के बीच में इस आइलैंड के क्लेम के लिए बातें स्टार्ट हो जाती हैं। तो उस समय के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे उनकी क्या ओपिनियन थी इस आइलैंड को लेकर। देखिए, नेहरूज माइन्यूट में, माइन्यूट मीन्स होता है कुछ स्मॉल राइटिंग्स। तो नेहरू के द्वारा 1961 में ये बोला जाता है कि आई अटैच नो इम्पोर्टेंस एट ऑल टू दिस लिटिल आइलैंड। मेरे नज़रिया में इस छोटे आइलैंड की कोई अहमियत नहीं है, और इस आइलैंड के ऊपर जो इंडिया का क्लेम है उसको छोड़ने में भी मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होगी। और नेहरू के द्वारा यह भी बोला जाता है कि मुझे नहीं पसंद कि ये इश्यू इनडिफिनिट टाइम के लिए पेंडिंग रहे और बार बार पार्लियामेंट में रेज्ड होता रहे। वहीं उस समय के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया MC सेटलवर्ड, ही वॉज द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनका मानना था कि इंडिया का जो क्लेम है इस वोल्केनिक इरप्टेड आइलैंड पे, वो श्रीलंका से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। वहीं इस आइलैंड की क्लेम की अगर हम बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इस आइलैंड की जो जमींदारी राइट्स थी वो दी गई थी राजा ऑफ रामनाथ, जिसको रामनाथपुरम के नाम से भी जाना जाता है, उनको दे दी गई थी। और इस आइलैंड के चारों तरफ जो फिशरीज हैं और जो रिसोर्सेज भी होंगे उसके भी राइट्स राजा ऑफ रामनाथपुरम के पास होगी। कॉन्टेक्स्ट में MC सेटलवर्ड के द्वारा आगे कहा जाता है ये मैटर क्लियर भी नहीं है और साथ में डिफिकल्ट भी है, लेकिन जब पूरा एविडेंस को हम एसेस करते हैं तो ये समझ में आता है कि सोवरेनिटी पहले इंडिया में थी और इस आइलैंड की सोवरेनिटी आज भी इंडिया में ही है। तो जो ये जमींदारी राइट्स दी गई थी 1875 से 1948 तक राजा के पास थी। उसके बाद जब जमींदारी राइट्स एबॉलिश हुआ इंडिया में तो ये राइट्स चले गए स्टेट ऑफ मद्रास के पास। मतलब इनके अकॉर्डिंग ये था कि यहाँ पे इस आइलैंड पे जो सोवरेनिटी है वो इंडिया की बनती है। वहीं 1960s में एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के एक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे के कृष्णा राव। उनका ये मानना था, देखिए इंडिया के पास एक अच्छा लीगल केस है कि ताकि सिक्योर कर सके इस आइलैंड की फिशिंग राइट्स को। हालांकि उसके आगे ये भी बोलते हैं कि कोलंबो के पास जो क्लेम्स हैं वो ज़्यादा सब्सटेंशियल हैं, मतलब वो जो क्लेम कर रहे हैं वो ज़्यादा सही तरीके से क्लेम कर रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छे पॉइंट रख रहे हैं। इंडिया में देखिए इंपॉर्टेंट जो लोग थे उनके बीच में ये ओपिनियंस तो चल ही रहे थे। तो वहीं 1968 में पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है। एक्चुअली 1968 के टाइम पे एक सस्पिशियन क्रिएट हो गया था कि जब 1968 में उस समय के श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर डडली सेनानायके इंडिया विजिट किए थे, तो इंदिरा गांधी और डडली सेनानायके के बीच में एक सीक्रेट नेगोशिएशन हुआ था जिसमें इस चीज की बात की गई है कि आइलैंड को हम सौंप देंगे श्रीलंका को। तो इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है। तब जो इंडियन गवर्नमेंट था वो डिनाई करती है इस चार्जेस और कहती है कि दैट इट वाज अ डिस्प्यूटेड साइट, यह डिस्प्यूटेड साइट थी और जो इंडिया का क्लेम है उसको बैलेंस करना पड़ेगा श्रीलंका के साथ अच्छे बायलैटरल टाइज बनाने के लिए। ये थी इंडियन गवर्नमेंट की उस समय की स्टैंड।
तो आइए देखते हैं श्रीलंका का क्लेम क्या है इस आइलैंड पे। देखिए, श्रीलंका क्लेम सोवरेनिटी ओवर कच्चातीवू ऑन द ग्राउंड दैट कि पोर्तुगीज जो थे वो श्रीलंका में थे 1505 से 1658 तक। उस टाइम पे इस आइलैंड पे जुरिस्डिक्शन पोर्तुगीज का था। इसका मतलब ये कि ये पार्ट श्रीलंका का था, इसलिए पोर्तुगीज का जब कब्जा होता है श्रीलंका पे तब कच्चातीवू पे जुरिस्डिक्शन पोर्तुगीज का हो पाया। इंडिया का पॉइंट क्या था कि जो राजा थे रामनाथ या फिर रामनाथपुरम के, उनके पास जमींदारी राइट थी इस आइलैंड की, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दी गई थी। हालांकि देखने वाली बात यह कि 1875 से लेकर 1948 तक की जमींदारी राइट्स की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे 1505 से 1658 तक की बात की जा रही है श्रीलंका के द्वारा। हालांकि बाद में इंडिया और श्रीलंका के बीच में एग्रीमेंट साइन होता है और बोला जाता है कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ है वो इन कन्फर्मिटी है, हिस्टोरिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग है, लीगल इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स हैं, और अगर ऐसे कोई पास्ट में कोई इंसिडेंट हुआ है इंटरनेशनल लेवल पे तो उनको देखा गया है कि वो किस तरह से डील किए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इस एग्रीमेंट को साइन किए हैं। तो एग्रीमेंट कौन सा है? उस एग्रीमेंट को बोला गया इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट। एक्चुअली ये साइन होता है 1974 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी और श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर सिरिमा बंदरनायके के द्वारा। और जो ये एग्रीमेंट साइन होता है तो ये एक मैरीटाइम बाउंड्री क्रिएट करता है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। और जो मैरीटाइम बाउंड्री क्रिएट होती है वो पाक स्ट्रेट से लेकर एडम्स ब्रिज के बीच में साइन होती है। ये देखिए, ये श्रीलंका का पार्ट है और ये इंडिया का पार्ट है। ये वाले जो पार्ट है इसको बोला जाता है पाक स्ट्रेट, और यहाँ पे है कच्चातीवू, और ये एक मैरीटाइम बाउंड्री खींची जाती है। और ये वाला पार्ट बनेगा आपका एडम्स ब्रिज, जिसको हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। ये कॉलोनाइजेशन का ही एक रिजल्ट है कि राम सेतु को हमको एडम्स ब्रिज के नाम से पढ़ना पड़ता है। तो देखिए, ये पाक स्ट्रेट से लेकर एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु के बीच में एक मैरीटाइम बाउंड्री क्रिएट की जाती है। जो मैरीटाइम बाउंड्री क्रिएट होती है उसके अकॉर्डिंग कच्चातीवू आइलैंड ये पड़ता है आपका श्रीलंका के साइड पे। जो फिशर फोक थे दोनों कंट्री के इस आइलैंड को यूज करते थे फिशिंग के लिए, और 1974 में इस बात की पुष्टि भी की गई कि हाँ दोनों कंट्रीज के फिशर फोक हैं इस आइलैंड पे जाके फिशिंग करते थे। लेकिन 1976 में फिर से एक बार एग्रीमेंट होता है, और उस एग्रीमेंट में यह बोला जाता है कि जो दोनों कंट्रीज के फिशर फोक हैं, जो फिशरमैन है, वो टेरिटोरियल वाटर या फिर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या फिर जो ये मैरीटाइम बाउंड्री क्रिएट की गई है उसको क्रॉस नहीं करेंगे। क्रॉस करना भी होगा तो परमिशन लगेगी जिस कंट्री की वाटर में भी इंटर कर रहे हैं, और ऑब्वियस सी बात है वो कंट्री परमिशन नहीं देने वाली। तो ये था पूरा एग्रीमेंट जिसके तहत कच्चातीवू आइलैंड इंडिया से जाकर श्रीलंका की तरफ पहुंच जाता है। लेकिन आपने एक चीज गौर की होगी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का सेकंड ट्वीट था 1 अप्रैल का, उसमें डीएमके को टारगेट किया गया था। तो यहाँ डीएमके पार्टी का क्या रोल है? देखिए, जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो एग्रीमेंट साइन होता है उससे सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो तमिलनाडु के फिशर फोक के लिए आती है। वो अक्सर कई बार मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस करके श्रीलंका में चले जाते हैं और वहां पे उनको श्रीलंकन नेवी के द्वारा पकड़ लिया जाता है। तो उस समय के जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर थे वो थे एम करुणानिधि, और वहां पे डीएमके पार्टी की सरकार। तो डीएमके के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे ईरा सेजुआन। जब ये एग्रीमेंट हो जाता है तो वो गुस्से में इंदिरा गांधी लेड गवर्नमेंट को बोलते हैं। इंदिरा रिजीम ने पार्लियामेंट के साथ साथ तमिलनाडु की भी गवर्नमेंट को अंधेरे में रखा और एक अनहोली एग्रीमेंट साइन करके इस टेरिटरी यानी कि कच्चातीवू आइलैंड को सरेंडर कर दिया। और पार्लियामेंट में उस समय के फॉरेन मिनिस्टर स्वरण सिंह के द्वारा एक स्टेटमेंट दी जाने वाली थी इसी इश्यू को लेकर। तो उससे पहले एमपी सेजियान खड़े होते हैं और बोलते हैं कि हम इस स्टेटमेंट से या फिर इस एग्रीमेंट से अपने आप को डिसोसिएट करते हैं और इस हाउस से वॉकआउट करते हैं। मतलब वो हाउस को छोड़कर बाहर चले जाते हैं। मतलब जो तमिलनाडु से जो लीडर थे उनके द्वारा बहुत ही ज्यादा हार्श स्टेटमेंट्स आ रही थी इस एग्रीमेंट को लेकर, और खासकर वो डीएमके की तरफ से। लेकिन जब आरटीआई का जवाब आता है तो उसमें एक बहुत ही काउंटरडिक्टरी चीज सामने निकल के आती है कि उस समय के जो सीएम थे डीएमके पार्टी के सीएम करुणानिधि, उनको कॉन्फिडेंस में पहले ही ले लिया गया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा कि, और उनको बताया भी जा चुका था कि कच्चातीवू को लेकर एक डील होने वाली श्रीलंका से, जिसमें कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया जाएगा। मजेदार बात यह थी कि इन्हीं के पार्टी के जो लीडर थे सेजियान, वो जाके पार्लियामेंट में इंदिरा गांधी रिजीम को बार बार टारगेट कर रहे थे और खुद को उस चीज से डिसोसिएट कर रहे थे। लेकिन बताया यह भी जा रहा है कि उस समय से करुणानिधि के अलावा
प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और एक दो लोग के अलावा किसी को भी इस चीज के बारे में पता नहीं था। करुणानिधि से जब इस डील से पहले बात की जा रही थी इस इशू को लेकर, तो करुणानिधि का कहना यह था पॉलिटिकल रीजंस की वजह से हम पब्लिकली इस डील के फेवर नहीं दे सकते हैं, बट फॉरेन सेक्रेटरी को ये एश्योरेंस देते हैं कि जो रिएक्शन आएगा एग्रीमेंट के बाद उसको ये कोशिश करेंगे कि छोटा सा छोटा रहे, यानी कि कम से कम रिएक्शन निकले, कम से कम प्रोटेस्ट हो, और इसको बहुत ज्यादा पॉलिटिकल गेम इस इशू को लेकर नहीं खेलेंगे। मतलब एक तरीके से हम आपके साथ हैं, गवर्नमेंट के साथ हैं, आप एग्रीमेंट साइन करिए, लेकिन हम पब्लिक को ये बताएंगे नहीं कि हम आपके साथ हैं। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगी वो हम क्रिएट होने देंगे, लेकिन अगर प्रॉब्लम बड़ी होगी तो हम उसको कोशिश करेंगे कि बड़ी ना होने पाए। आई होप कच्चाथीवू आइलैंड के पीछे जो पूरी स्टोरी थी आपको समझ में आ गई है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद।